आज के मुख्य समाचार। स्मार्ट बिजली मीटर के विरोध में ग्रामीणों का प्रदर्शन। बाबा बालकनाथ मंदिर डंगोली में श्रीमद् भागवत कथा का सीधा प्रसारण। विश्वविद्यालयों में सामाजिक न्याय की मांग। अध्यापकों पर पंचायतों का बोझ डालने का आरोप, केशव चौहान। खेल मंत्री ने दिया विशेषाधिकार हनन का नोटिस। रश मैदान पर रक्तदान व निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन। 3 किलोमीटर पैदल चलकर बहाल की पेयजल योजना। होमगार्ड व सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को किया जा रहा प्रशिक्षित। कल होगा बजट पेश, मंत्री हर्षवर्धन चौहान। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश सरकार में खेल मंत्री यादविंदर गोमा ने मंडी के उपायुक्त डीसी अपूर्व देवगन के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस जारी किया है। मंत्री गोमा ने यह कदम 26 जनवरी को आयोजित गणतंत्र दिवस के जिला स्तरीय कार्यक्रम के दौरान प्रोटोकॉल का पालन न किए जाने के आरोपों के बाद उठाया। मंत्री गोमा ने कहा कि वे 26 जनवरी को मंडी में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने पहुंचे थे। वे कार्यक्रम से एक दिन पहले यानी 25 जनवरी की शाम मंडी पहुंचे थे, लेकिन उनके अनुसार प्रोटोकॉल के तहत उपायुक्त का वहां मौजूद रहना जरूरी था, जबकि डीसी मंडी मौके पर उपस्थित नहीं थे। मंत्री यादविंदर गोमा ने बताया कि उपायुक्त को उनके मंडी आगमन की सूचना पहले से ही दे दी गई थी। इसके बावजूद जब वे मंडी पहुंचे तो प्रशासनिक स्तर पर कोई उचित व्यवस्था नहीं की गई थी। उन्होंने कहा कि यह केवल उनका व्यक्तिगत मामला नहीं है, बल्कि इससे जनता को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मंत्री गोमा ने स्पष्ट किया कि उन्हें किसी विशेष स्वागत या आवभगत की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सरकारी प्रोटोकॉल और जनप्रतिनिधियों के सम्मान का पालन होना चाहिए। उन्होंने कहा, मुझे स्वागत सत्कार की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रशासन को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। यह व्यवस्था जनता के लिए होती है, न कि किसी विशेष व्यक्ति के लिए। खेल मंत्री ने उपायुक्त अपूर्व देवगन के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस देकर मामले को गंभीर बताया है। उनका कहना है कि एक मंत्री के दौरे के दौरान प्रोटोकॉल का उल्लंघन लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है। इस घटना के बाद मंडी जिला प्रशासन में हलचल मच गई है। अब सभी की नजरें इस बात पर है कि सरकार और संबंधित विभाग इस मामले में क्या कार्यवाही करते हैं। मंत्री गोमा द्वारा नोटिस दिए जाने के बाद संभावना है कि इस मामले की जांच की जाएगी और डीसी मंडी से जवाब तलब किया जा सकता है। देखिए, 26 जनवरी का कार्यक्रम जो है वो पूरे हिंदुस्तान में जो है हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है और उसी श्रृंखला में जो है मुझे मंडी जिला में जो है झंडे फहराने का दायित्व और उस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे वहाँ पर नियुक्त किया था। लेकिन जब मैं वहाँ पर पहुँचा और सब लोग वहाँ कार्यकर्ता भी थे, अधिकारी भी थे, हमारे एसपी वहाँ के लोकल और एडीसी और हमारे जितने भी स्टाफ के कर्मचारी हैं वो वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन डीसी महोदय वहाँ पर नदारद पाए गए और वहाँ पर लोगों में काफ़ी रोष था, क्योंकि स्वाभाविक रूप से जब कोई मंत्री किसी जिला में जाता है, किसी विधानसभा क्षेत्र में जाता है, तो लोगों की समस्याएं काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो वहाँ पर डीसी महोदय जो है वो नदारद थे और उन्होंने मुझे किसी प्रकार का कोई मैसेज कन्वे नहीं किया था, जबकि उन्होंने ये कहा था कि मैं 7 बजे, मैंने उनको मैसेज दिया था कि मैं 7 बजे पहुँचूंगा, तो उन्होंने कहा था कि मैं 7 बजे वहाँ पर आ जाऊँगा और आपसे साथ बैठ के बात करेंगे और लोगों की समस्याओं का भी समाधान करेंगे। लेकिन वो वहाँ पर नहीं थे और जब अगली सुबह 26 जनवरी का कार्यक्रम था तब जब वो मिले तो उन्होंने कोई किसी प्रकार का कोई मुझे ये बताया नहीं कि वो क्यों नहीं आ सके और क्या कारण रहा। तो इस करके जो है लोगों में काफ़ी रोष है और वहाँ के जिला के जो हमारे पार्टी के पदाधिकारी भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं, उन्होंने कहा कि इस तरीके से व्यवहार जो है वो निंदनीय है। तो उस करके जो है मैंने कई हमारे जो कुलीग हैं उससे भी बात की और निष्कर्ष ये निकला कि इनके अगेंस्ट जो है वो प्रिविलेज मोशन लाया जाए ताकि निकट भविष्य में जो है वो किसी के साथ ऐसा जो है आने वाले समय में ना हो सके। और प्रोटोकॉल जो है वो सबके लिए निर्धारित होता है और
माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए भी प्रोटोकॉल होता है, राज्यपाल जी के लिए भी है, और मंत्रियों का भी एक सेट प्रोटोकॉल होता है, और पूरे देश में ही हर एक राज्य में जो है प्रोटोकॉल इस तरीके से बनाया गया है। तो ऐसा नहीं है कि मुझे मेरी अपनी अहोभक्ति की कोई आवश्यकता थी कि वहाँ पर डीसी को होना चाहिए था, लेकिन जो सेट प्रोटोकॉल है उनका उल्लंघन किया है, और जो लोगों की निराशा है उसके अनुरूप जो है मैंने प्रिविलेज जो है डीसी मंडी के अगेंस्ट जो है वो स्पीकर महोदय को दिया है। 25 तारीख को ही उन्होंने मुझे जो है वो 11:30 बजे कॉल आया था। वो भी चीफ सेक्रेटरी महोदय को जब ध्यान में आया कि मुझे अभी तक उन्होंने फॉर्मली जो है इनविटेशन नहीं दिया था कि आप आ रहे हैं या कब आ रहे हैं, तो 11:30 बजे के करीब उन्होंने मुझे कॉल किया था। तो मैंने उनको ये कन्वे किया था कि मैं 7 बजे वहाँ पहुँचूंगा, और उन्होंने कहा था कि मैं 7 बजे वहाँ पर मंडी सर्किट हाउस में आपको मिलता हूँ, लेकिन उस समय वो नहीं आ सके। मैं मानता हूँ कि कई बार कई पारिवारिक या सामाजिक या कोई प्रशासनिक समस्या भी हो सकती है, लेकिन उनका ये दायित्व है कि अगर ऐसी कोई बात होती तो वो मेरे को मैसेज कन्वे जरूर करते। अगर वो मैसेज कन्वे कर देते तो शायद ऐसी स्थिति उत्पन्न जो है वो नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी जिला शिमला के जिला अध्यक्ष केशव चौहान ने प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की हर रणनीति आम जनता के हितों के विपरीत नजर आती है। केशव चौहान ने पंचायत चुनावों को लेकर प्रदेश सरकार के फैसलों पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार पंचायतों के वर्तमान प्रधानों का कार्यकाल चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक बढ़ाने को तैयार नहीं है, जबकि ऐसा करने से पंचायतों के कार्य सुचारू रूप से चलते रह सकते थे। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पंचायतों का अतिरिक्त कार्यभार अध्यापकों पर डालने की योजना बना रही है, जो बिल्कुल भी सही फैसला नहीं है। केशव चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार अध्यापकों को पंचायतों के लेखे जोखे पर प्रशासनिक जिम्मेदारियां सौंपने के फराक में है। उन्होंने कहा कि फरवरी माह में शीतकालीन स्कूलों समेत प्रदेश भर के स्कूल खुलने वाले हैं। ऐसे में अध्यापकों की मुख्य जिम्मेदारी बच्चों को शिक्षा देना है। भाजपा जिला अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानों के कार्यकाल को बढ़ाए जाने से पंचायतों में विकास कार्य और जनहित के कार्य चुनाव होने तक बिना बाधा के जारी रह सकते हैं, लेकिन प्रदेश सरकार की मंशा क्या है यह कहना मुश्किल है। केशव चौहान ने बर्फबारी के बाद जिला शिमला के हालातों पर भी प्रदेश सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि 23 जनवरी को हुई बर्फबारी के बाद भी जिला के कई मुख्य मार्गों और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली व सड़कें अभी तक बहाल नहीं की जा सकी है। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और कांग्रेस की सरकार से मेरा आग्रह है कि जो पंचायतों के चुनाव आपने डिले किए हैं, टाल दिए हैं, मेरा आग्रह है कि जो वर्तमान में पंचायतों के चुने हुए प्रतिनिधि है उन्हीं को अधिकार दिए जाएं कि वो जब तक आपके आगामी चुनाव नहीं होते तब तक जनता की समस्याओं को, जनता के कामों को उन्हीं को करने का मौका दिया जाए। आपने निर्णय लिया है कि अध्यापक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर काम करेंगे, जिससे जहां पर शिक्षा का, स्कूलों का और बच्चों का नुकसान होगा, क्योंकि अभी फरवरी में स्कूल खुलने वाले हैं। वैसे भी आपके स्कूलों में अध्यापकों की संख्या आप हमसे बेहतर जानते हैं कि बहुत अच्छी नहीं है। तो मुझे लगता है कि जनता के कामों के लिए उन्हीं चुने हुए प्रतिनिधियों को, वो चाहे वार्ड मेंबर हो, चाहे वो उप प्रधान हो, प्रधान हो, बीडीसी मेंबर हो, सभी पंचायतों के प्रतिनिधियों को, जैसे अभी माननीय प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्रीमान डॉक्टर राजीव बिंदल जी ने कहा कि उन्हें मानदेय ना दिया जाए, लेकिन जो जनता के काम है, ये जनता की जो समस्याएं हैं, एक जो चुने हुए प्रतिनिधि है जिस प्रकार से वो सुन सकते हैं, मुझे लगता है कि उन्हीं लोगों को मौका मिलना चाहिए, वही उनकी समस्याएं सुने और जो उनके जनता के काम है वो उन्हीं को करने का मौका दिया जाए। क्योंकि जिस प्रकार जनप्रतिनिधि जनता की भावनाओं को सुन सकते हैं, उनके कामों को कर सकते हैं, दूसरे लोगों को निश्चित तौर पर परेशानी होगी, समस्या होगी। अध्यापक स्कूल में अपना काम करेंगे और उसके साथ साथ पंचायतों का भी काम देखेंगे, उनके लिए भी बहुत ही मुश्किल काम है। तो मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने फैसले को एक बार उस पर पुनर्विचार करें और जनता के हित में, प्रदेश की जनता के हित में उन्हीं लोगों को एक बार फिर से अधिकार दिए जाए
और जब तक चुनाव नहीं होते वही सारे कामकाज देखें। होमगार्ड एवं सिविल डिफेंस विभाग द्वारा शिमला में होमगार्ड और सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को लगातार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य यह है कि किसी भी आपात स्थिति, दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा या अन्य संकट के समय प्रशिक्षित स्वयंसेवक तुरंत समाज की सहायता के लिए आगे आ सके। विभाग का मानना है कि कई बार किसी घटना के दौरान पुलिस या अन्य एजेंसियों के पहुंचने से पहले स्थानीय स्तर पर मदद की आवश्यकता रहती है। ऐसे में प्रशिक्षित वॉलंटियर्स जनता के बीच रहकर तुरंत सहायता प्रदान कर सकते हैं। होमगार्ड विभाग द्वारा समाज के बीच विशेष रूप से युवाओं को वॉलंटियर के रूप में आगे लाने पर विशेष जोर दे रही है। विभाग का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक नागरिक समाज सेवा की भावना के साथ इस अभियान से जुड़े और जरूरत पड़ने पर दूसरों की भी मदद के लिए आगे आ सके। प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत वॉलंटियर्स को आपदा प्रबंधन, प्राथमिक उपचार, राहत एवं बचाव कार्य, मॉक ड्रिल सहित कई व्यवहारिक अभ्यास कराए जा रहे हैं ताकि वे किसी भी प्रकार की आपात स्थिति में घबराए बिना सही कदम उठा सके और लोगों की जान बचाने में योगदान दे सके। विभाग ने बताया कि समाज में पहले से ही कई ऐसे संगठन और समुदाय मौजूद है जो निस्वार्थ भाव से लोगों की सहायता कर रहे हैं। ऐसी भावना को और मजबूत करने के लिए प्रशिक्षित वॉलंटियर्स को अलग अलग बैच प्रदान किए जा रहे हैं और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। होमगार्ड एवं सिविल डिफेंस विभाग ने आम जनता से अपील की है कि जो भी व्यक्ति समाज सेवा में योगदान देना चाहता है वह विभाग से ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से संपर्क कर इस सेवा से जुड़ सकता है। अब एक और रोल है कि नागरिक सुरक्षा पे इस समय बहुत ही ज्यादा बल दिया जा रहा है कि जैसे कि सीमाओं पर हमारी स्थिति है और तनाव का माहौल आजकल अक्सर बना हुआ है और ये जो ऑपरेशन सिंदूर है ये एक ऑनगोइंग ऑपरेशन है। सरकार ने इसके बारे में कई बार कहा है, तो इसलिए हमें ये अत्यंत आवश्यक है कि हमारी जो नागरिक सुरक्षा सिविल डिफेंस प्रिपेयर्डनेस है वो हमेशा अव्वल दर्जे की बनी रहे और खासकर सिविल शिमला जैसे कि जो एक ऑलरेडी और बड़ी भावना हमारे बीच में जनता के बीच में उत्पन्न होती है। तो आपके माध्यम से मैं ये जनता को बताना चाहूँगा कि प्रदेश सरकार की जो योजना है जिसके तहत आगामी 5 वर्षों में प्रदेश की 1% आबादी को जो है नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवक के रूप में अभ्यविष्ट किया जाना है और इसी के तहत साथ ही साथ केंद्र सरकार की भी एक योजना है जिसके तहत जो है शिमला शहर जो नोटिफाइड नागरिक सुरक्षा शहर एवं डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें नागरिक सुरक्षा को सुदृढ़ किया जाना है। तो इसी के तहत जो है हम एक प्रशिक्षणों की एक सीरीज़ हमने आयोजित की है जिसके तहत शिमला शहर में भी हम स्वयं सेवकों के लिए प्रशिक्षण आयोजित कर रहे हैं और इसके साथ साथ रूरल एरियाज़ में भी हम प्रशिक्षण आयोजित कर रहे हैं। सबसे पहले तो इसकी आवश्यकता का निरूपण आवश्यक है कि आवश्यकता क्या है सिविल डिफेंस की, तो उसके बारे में इसके 2 पहलू हैं। सबसे पहला तो जैसा आपने देखा होगा कि हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर का जो पहला चरण था वो हुआ और जैसा कि सरकार ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी लगातार जारी है। तो इसके मद्देनज़र ये आवश्यक है कि जो हमारी सिविल डिफेंस प्रिपेयर्डनेस है वो हमेशा प्रिपेयर्ड रहे। हमारा सिविल डिफेंस फॉर एनी काइंड ऑफ होस्टाइल अटैक और एयर रेड्स एंड जो भी सिविल डिफेंस के जो मेजर्स हैं उनको हम अडॉप्ट कर पाएँ। तो उसके लिए आवश्यक है कि जो हमारी जनता है और हमारी कम्युनिटीज़ हैं वो सिविल डिफेंस के प्रति अवेयर हों और ऐसी किसी परिस्थिति में जो हमारे पास सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स उपलब्ध हों जो कि ऐसी परिस्थिति को निपटने में, राष्ट्र में, समाज में एक शांति का माहौल बनाए रखने में, जनता का मनोबल बनाए रखने में अपना योगदान दे सकें। ये तो है किसी बाहरी आक्रमण के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं। दूसरा जो महत्वपूर्ण रोल जो आप देख रहे हैं, लगातार आपदाओं की तीव्रता और आवृत्ति जो है फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। तो इसके मद्देनज़र ये आवश्यक है जैसा कि प्रदेश सरकार ने भी कहा है कि एक बड़ी आबादी को हम तैयार करें आपदा प्रबंधन हेतु। तो इसीलिए ये सिविल डिफेंस के नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के बाद जो है नागरिक सुरक्षा के रोल्स में एक अहम रोल जोड़ा गया है कि डिजास्टर मैनेजमेंट का। तो ये आवश्यक हो जाता है कि हमारे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स रूरल लोकल बॉडीज से लेके शहर में हर जगह उपलब्ध हों ताकि अगर ऐसी कोई प्राकृतिक या मानवीय आपदा आती है तो कम्युनिटी के रिसोर्सेस हमारे को आसानी से मिल जाएं और जिसको हम गोल्डन आवर कहते हैं या गोल्डन पीरियड कहते हैं, जो आपदा का जो पहले जो क्षण और पहला जो प्रारंभिक समय होता है दैट इज़ वेरी क्रिटिकल। उस समय जो कम्युनिटी है वो अपने आप
जो है अपने आप रिस्पॉन्ड कर सके, उसमें ये सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इसी उद्देश्य के साथ जो ये ट्रेनिंग आयोजित की जा रही है, मैं आपके माध्यम से पुनः सबसे अपील करना चाहूँगा, 18 वर्ष से जितने भी बड़े 18 वर्ष से बड़ा कोई भी व्यक्ति जो भी साक्षर है, 5वीं से अधिक शिक्षा प्राप्त है एवं जिसमें राष्ट्र प्रेम एवं समाज की सेवा की कोई भावना है, तो उनसे मेरी विनम्र अपील है कि आप प्लीज़ आगे आएँ और हमारे साथ जुड़ें और सिविल डिफेंस वॉलंटियर के रूप में जो है अपना योगदान राष्ट्र निर्माण में दें और समाज की सेवा में दें। ऐसा ही इस बारे में तो मुझे लगता है राज्य मुख्यालय बेहतर रूप से आपको बता पाएगा, लेकिन जितनी मेरी जानकारी है, प्रदेश सरकार ने नई भर्तियों को मंजूरी दी और ये प्रक्रिया बड़ी तेज़ी से साथ आगे बढ़ रही है और निकट भविष्य में बहुत जल्द ही जो है इसकी एडवर्टाइजमेंट है या इसमें जो भी प्रक्रिया है वो एग्जीक्यूट होने वाली है। होमगार्ड्स के द्वारा जो आयोजित किया गया समारोह, इसमें आज इन्होंने जो वर्कशॉप चलाया सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स, ये वो लोग हैं जो स्वयं आगे आते हैं और किसी भी आपदा या कोई भी संकट की घड़ी में ये लोग कम्युनिटी की तरफ से रिप्रेजेंट भी करते हैं और विभाग का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। ये बहुत ही आवश्यक है क्योंकि किसी भी आपदा के समय में, संकट की घड़ी में पुलिस प्रशासन, होमगार्ड्स, इनसे पहले कम्युनिटी हेल्प की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है क्योंकि कई बार जैसे पहुँचने में समय लग जाता है। तो जो वॉलंटियर्स हैं उनका रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और मैं तो बल्कि विनती करूंगी सभी से कि बढ़ चढ़ कर आगे आओ, इस चीज़ की में खुद वॉलंटियर करें क्योंकि ये कर्तव्य है, एक संकल्प है, एक सेवा भाव है जिसकी ज़रूरत पूरे समाज को, पूरे देश को हमेशा रहेगी। ये लोग जैसे जिस तरह से अभी कुछ समय से हम देखते आ रहे हैं, कुछ वर्षों से जिस तरह के डिजास्टर्स हो रहे हैं, लैंडस्लाइड्स के केसेस या कई बार भारी वर्षा की वजह से जिस तरह से प्रॉब्लम्स आती हैं, लोग फंस जाते हैं या फिर किसी तरह से लोगों की मदद करनी है, उन तक मदद पहुंचानी है, किस तरह से लोगों को फर्स्ट एड देना है, किस तरह से उनको एक उम्मीद बंधानी है, इसकी जो उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है, इससे वो बहुत ज़्यादा सशक्त भी होंगे और अपने साथ आगे जाके लोगों को भी सशक्त करने में अपना योगदान देंगे। हिमाचल प्रदेश में लगाई जा रही स्मार्ट बिजली मेट्रो के विरोध में अब आवाज तेज होती जा रही है। धर्मशाला क्षेत्र की विभिन्न पंचायतों के ग्रामीणों ने स्मार्ट मेट्रो के खिलाफ एकजुट होकर अपना विरोध दर्ज करवाया और उपमंडला अधिकारी एसडीएम धर्मशाला के समक्ष अपनी मांगे रखी। ग्रामीणों का कहना है कि स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बाद बिजली बिल अचानक 2 गुने 3 गुने हो गए हैं। जिन घरों में पहले सीमित बिजली खपत के बावजूद संतुलित और किफायती बिल आता था, वहां अब हजारों रुपए के भारी भरकम बिल थमाए जा रहे हैं, जिससे आम लोगों की आर्थिक स्थिति पर सीधा असर पड़ रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर लगाने से पहले ना तो लोगों को इसकी सही और पूरी जानकारी दी गई है और ना ही उनकी सहमति ली गई। इसके अलावा पहले से लगे बिजली मीटरों की कोई तकनीकी जांच भी नहीं करवाई। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार और बिजली बोर्ड इस प्रक्रिया को सुधार के रूप में पेश कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत में यह आम जनता पर सीधा बोझ बन गई है। इसका सबसे ज्यादा असर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों पर पड़ रहा है, जो पहले ही महंगाई से जूझ रहे हैं। मुआयना किया जिनमें 8 पंचायतों का प्रस्ताव दिया हुआ है, जिसमें हमने धारकंडी की पलोथा, करेरी पंचायत और लाजनी पंचायत, मैटी पंचायत, घरोग पंचायत और सुधेड़, इन पंचायतों के हमने प्रस्ताव लिखे, लोगों के साथ मिलकर प्रस्ताव पारित हुआ है कि जो सरकार द्वारा स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं इनका हम विरोध करते हैं, क्योंकि ये स्मार्ट मीटर जो है प्रीपेड और पोस्टपेड है। अगर ये स्मार्ट मीटर हम बिल पे नहीं करते हैं तो एक सरकार ने इसकी 250 रुपये पेनल्टी रखी हुई है। जब स्मार्ट मीटर लगवाने वाले आ रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि जो लोग टाइम से बिल पे नहीं दे रहे हैं उसकी वजह से हम ये स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, मगर मेरा मानना है कि 90% लोग जो है स्मार्ट मीटर का बिल पे जो समय पर करते हैं, वो 10% जो लोग होंगे चंद होंगे। मगर बिजली बोर्ड की सबसे ज़्यादा देनदारी जो है, जो सरकारी दफ्तरों ने करोड़ों में जो है देनी है। सबसे पहले जो स्मार्ट मीटर लगाने हैं तो सरकार वहाँ लगाए जहाँ सरकारी आवास में लोगों की बिजली बोर्ड की देनदारी है। अगर ये स्मार्ट मीटर लगते हैं तो सबसे बड़ा है कि जब निजीकरण होगा तो जो हमारे रोजगार के साधन जो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। अभी हाल ही में 2024 में अक्टूबर में इस मुख्यमंत्री राज्य सरकार सुखविंदर सुक्खू सरकार ने जो 81 ड्राइवरों को निकाल दिया, जो 15 साल नौकरी करके जो उनको दिवाली की सैलरी दी, उसके बाद उनको लेटर दे दिए कि आपको जो है नौकरी से निकाला जाता है। अभी 15,000 कर्मी 800 रुपये बिजली बोर्ड में लगा हुआ है। हमारे नौजवान बच्चे ITI कर रहे हैं, हर डिप्लोमा कर रहे हैं, इसलिए करते हैं कि सबसे ज़्यादा रोजगार का साधन जो बिजली बोर्ड है। अगर बिजली बोर्ड का निजीकरण होता है तो सबसे जो नुकसान जो आने वाली पीढ़ी को होता है, और ये स्मार्ट मीटर हमने चाहिए। अभी तक आप धारकंडी और करेरी और पलोथा में जाएँ, वहाँ पर अभी तक स्मार्ट सड़क भी नहीं है, स्मार्ट नेटवर्क भी नहीं है, स्मार्ट बिजली भी नहीं है, स्मार्ट स्वास्थ्य भी नहीं है, और सरकार कहती है कि स्मार्ट मीटर लगाएंगे। और हमारे अभी सरकार खुद
जो इसको कुछ ना कुछ जो स्मार्ट मीटर लग रहे हैं कंपनी द्वारा, जो सरकार को कुछ ना कुछ जो है कमीशन या जो कुछ मिली होगी, सरकार इसका जो स्पष्टीकरण नहीं कर रही है। हम सब अभी शांति से प्रस्ताव देने आए थे। एसडीएम साहब ने कहा कि आपकी बात को हम सरकार में रखेंगे, अगर सरकार इस पर पुनः विचार नहीं करती है तो एक बहुत बड़ा जन आंदोलन हमारे 8 पंचायतों के लोगों के द्वारा सरकार को घेरने का किया जाएगा। साथ एक लाइनिंग के प्रधान जी भी आए हैं, विपिन चौधरी जी, और बाकी जो है मेरी टीम है, ये मेरे साथ हमने एक टीम बनाई हुई है समाज सेवा की। और इस विरोध के लिए मैं अभी रात में ओम पैलेस में भी गया हुआ था, जहां बिजली बोर्ड के लाखों जो हजारों कर्मचारी दिल्ली से शिमला से आए हुए थे, और उसमें भी मैंने भाग लिया हुआ था। तो इसमें जो है बहुत सी कमियां हैं स्मार्ट मीटर की, और हम ये स्मार्ट मीटर का विरोध करते हैं और आगे करते रहेंगे, क्योंकि ये पहाड़ हमारे, पानी हमारा, हम नहीं लगाएंगे अपने घर, स्मार्ट मीटर तुम्हारा, ये हमारा विरोध है। और अगर सरकार इस पे पुनः विचार नहीं करती है तो सरकार को मैं लोगों से अनुरोध करता हूँ, अभी हाल ही में पंचायत के जो चुनाव आ रहे हैं, अब जो पंचायत के चुनाव आ रहे हैं, मैं लोगों से अनुरोध करता हूँ कि सरकार को अगर आईना दिखाना है तो आने वाले चुनावों में इन नगर निगम और निकाय के जो चुनाव आ रहे हैं और उसमें इनको आईना दिखाएं, और उनको हम आईना दिखाएंगे और इनका विरोध करेंगे, ताकि इनको पता चले कि लोगों में इकट्ठे होने पर लोगों की शक्ति क्या है, क्योंकि जबरदस्ती किसी के ऊपर जो है स्मार्ट मीटर नहीं थोपा जा सकता। हिमाचल प्रदेश में कड़ाके की ठंड और भारी बर्फबारी के चलते जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। कई इलाकों में सड़कें बंद है, बिजली पानी की आपूर्ति प्रभावित है और लोग कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। लेकिन इन मुश्किल हालातों के बीच में कुछ कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी निभाकर लोगों के लिए उम्मीद की किरण बने हुए हैं। शिमला जिले के दुर्गम क्षेत्र डोडरा क्वार में ऐसे ही 2 कर्मियों ने 4 फुट जमी बर्फ के बीच 3 किलोमीटर पैदल पहाड़ी चढ़ाई कर गाँव की पेयजल योजना को बहाल कर दिया और सैकड़ों परिवारों को राहत पहुंचाई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मामला शिमला जिले के रोडो उपमंडल के दुर्गम डोडरा क्वार क्षेत्र का है। जनवरी के अंतिम सप्ताह में यहां लगातार भारी बर्फबारी हुई। बताया जा रहा है कि 23 जनवरी को करीब 2.25 फीट बर्फ गिरी, जबकि 27 जनवरी को 1.5 से 2 फुट तक बर्फ पड़ गई। लगातार बर्फबारी के कारण क्षेत्र में जनजीवन पूरी तरह से ठप हो गया। इसी दौरान सेटू सौर पेयजल योजना पर एक बड़ा पेड़ गिर गया, जिससे पानी की पाइपलाइन टूट गई। इसका सीधा असर अंधरबाड़ी गांव पर पड़ा, जहां करीब 300 घरों में पानी की सप्लाई पूरी तरह बंद हो गई। पानी बंद होते ही गांव के लोगों की परेशानियां बढ़ गई। पहले से ही ठंड और बर्फबारी के कारण हालात मुश्किल में थे, ऊपर से पीने की पानी की चिंता और बढ़ गई। कड़ाके की ठंड में जब दिन के समय भी तापमान -6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, तब भी दोनों कर्मचारियों ने हालात की परवाह किए बिना गांव तक पहुंचने का फैसला लिया। उन्होंने गर्म कपड़े पहने, जरूरी औजार उठाए और बर्फ के बीच पानी की लाइन ठीक करने के लिए निकल पड़े। दोनों कर्मचारियों को करीब 3 किलोमीटर तक पैदल पहाड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ी। 4 फुट जमे बर्फ के बीच चलना बेहद जोखिम भरा था। हर कदम फिसलन से भरा था और जरा सी चूक जानलेवा साबित हो सकती थी, लेकिन इसके बावजूद दोनों बिना डरे आगे बढ़ते रहे। करीब 3 घंटे की कठिन चढ़ाई के बाद वे उस स्थान पर पहुंचे जहां पेयजल योजना को नुकसान पहुंचा था। मौके पर पहुंचकर दोनों ने बर्फ में दबी पाइपों को बाहर निकाला, ठंड में जमे हाथों से टूटी पाइपलाइन को छोड़ा और पानी की व्यवस्था दोबारा चालू करने में जुट गए। यह कार्य आसान नहीं था, लेकिन जिम्मेदारी और सेवा भावना के आगे मुश्किलें भी छोटी पड़ गई। उनकी मेहनत रंग लाई और तीसरे दिन गांव में दोबारा पानी की सप्लाई शुरू हो सकी। यह पेयजल योजना चांशल दर्रे से सटे इलाके से आती है, जो करीब 15,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। उस समय चांशल घाटी में 7 से 8 फुट तक बर्फ जमी हुई थी। इतने दुर्गम और खतरनाक इलाके से यह योजना शुरू होती है, जिससे नीचे बसे गांव को पानी उपलब्ध कराया जाता है। यह कहानी केवल मेहनत और ईमानदारी की मिसाल नहीं है, बल्कि यह दर्शाती है कि बेहद कम वेतन पर काम करने वाले कर्मचारी दुर्गम क्षेत्रों में लोगों की जिंदगी को आसान बनाने में जुटे रहते हैं। भारी बर्फबारी हो या कड़ाके की ठंड, जल शक्ति विभाग के साथ साथ बिजली विभाग, पुलिस, लोक निर्माण विभाग, पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी भी अपनी जान जोखिम में डालकर लगातार सेवाएं दे रहे हैं। डोडरा क्वार के इन कर्मियों की यह मेहनत और साहस पूरे प्रदेश के लिए प्रेरणा स्रोत है। ऐसे कर्मचारी कठिन परिस्थितियों में भी अपनी जिम्मेदारी निभाकर समाज के लिए असली हीरो साबित हो रहे हैं।
राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर आज परिवहन विभाग द्वारा एक रक्तदान शिविर एवं निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया, जबकि शिमला पुलिस अधीक्षक संजीव गांधी भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए उपायुक्त अनुपम कश्यप ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में समय समय पर सड़क हादसे और अन्य आपातकालीन घटनाएं सामने आती रहती है, जिसमें रक्त की तत्काल आवश्यकता होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह शिविर आयोजित किया गया है ताकि ब्लड बैंक में रक्त की उपलब्धता बनी रहे और जरूरतमंदों को समय पर सहायता मिल सके। उन्होंने बताया कि प्रदेश में चयनित किए गए ब्लैक स्पॉट्स पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि ये स्थान दुर्घटनाओं की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील और खतरनाक है। उपायुक्त ने आम जनता से अपील की है कि विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा करते समय वाहन सावधानी पूर्वक चलाए, यातायात नियमों का पालन करे और सतर्क रहे ताकि सड़क दुर्घटनाओं से बचा जा सके। अनुपम कश्यप ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन न केवल स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाते हैं, बल्कि आपात स्थितियों में भी जनहित में भी अत्यंत सहायक सिद्ध होते हैं। उन्होंने परिवहन विभाग की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे शिविर भविष्य में भी लगातार आयोजित किए जाने चाहिए। हमने देखा है कि सड़क हादसों में लापरवाही के कारण बड़े लोगों की जान जाती है और हिमाचल प्रदेश में तो काफ़ी मशक्क़त करने के बाद इन सब चीज़ों को काफ़ी काबू में लाया जा रहा है। और ख़ास तौर से अगर हम ज़िला शिमला की बात करें तो हमारे दुर्घटनाओं में भी जो है काफ़ी गिरावट आई है। और लेकिन फिर भी एक माह के रूप में जो है रोड सेफ्टी कैंपेन को चलाया जाता है हर वर्ष, तो उसी कड़ी में जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट की जो हमारी शिमला की जो आरटीओ है उनकी टीम है और हमारे पुलिस के विभाग के जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं और प्रशासन के हमारे वो पूरे एक महीने से एक कैंपेन के रूप में अवेयरनेस का काम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ स्कूल खुले हैं, कुछ एरिया ऐसा जहाँ अभी विंटर क्लोजिंग नहीं होती है, वहाँ पर भी कैंपेन चलाए गए और सड़कों पर विशेष चेकिंग जो है एसपी साहब की अध्यक्षता में काफ़ी दिन रात जो है पेट्रोलिंग कराकर और अवेयरनेस चलाने से ज़्यादा इसमें अवेयरनेस का कंसेप्ट रहता है, जिसपे लोगों को अवेयर रहने की जो है वो सलाह दी गई और थोड़ा प्रयास किया गया। दूसरी बात ये है कि हम देखते हैं कि अगर हमारी विजन में इशू है कोई ज़्यादा, तो सड़कों पे आपने देखा लाइट लगती है और इन सब चीज़ों के कारण कई बार दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो उसके लिए एक विभाग का भी एक निरंतर प्रयास रहता है, जैसे HRTC के ड्राइवर्स हैं, दूसरे हमारे प्राइवेट सर्विस के ड्राइवर्स हैं, टैक्सी ऑपरेटर्स हैं, उनका आई चेकअप के जो है वो कैंप जो है लगते रहे। तो CMO साहब के यहाँ से डिफरेंट टाइम पे जो हर मंथ में कोई ना कोई कैंप ऑर्गेनाइज कराया जाता है। साथ ही फिर हमने ये देखा कि सड़क दुर्घटनाओं में कई बार ऐसा होता है, आमतौर पर काफ़ी चीज़ें सारी चीज़ें व्यवस्था में है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक्सीडेंट होता है, काफ़ी खून जो है उसमें बह जाता है। तो ऐसी स्थिति में कई बार पेशेंट की जान बचाना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये भी एक अवेयरनेस कैंपेन है कि आइए रक्तदान करें ताकि हमारे जितने भी ब्लड बैंक्स हैं वहाँ पर कभी भी खून की कमी ना हो और हम किसी भी हादसे में शिकार व्यक्ति की जो है वो जान बचा सकें। तो यही सब चीज़ प्रयास जो है वो सामूहिक रूप से जो है वो 3-4 विभाग जो इसमें मुख्य रूप से शामिल रहते हैं, तो सबका सामूहिक विकास है और बहुत अच्छा जो प्रयास जो है विभाग का है। तो मैं सबको इस विषय में सबको बधाई भी जो है। क्या सर? देखिए, ब्लैक स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करने के 2-3 तरीके होते हैं। एक तो एक लगातार ऐसा एक स्ट्रेच होता है जिसके ऊपर लगातार 3 सालों में जो है 10 से ऊपर दुर्घटनाएं हो जाती हैं या उसमें 5 या उससे अधिक व्यक्तियों की जान जाती है। तो ऐसे एरिया को चिन्हित के रूप में ब्लैक स्पॉट के रूप में किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो हमारी HRTC की बसेस भी जहाँ जहाँ जाती है और कई समस्याएं आती हैं, वो भी एक रिपोर्टिंग का फॉर्मेट है। इसके अलावा 108 एम्बुलेंसेज जहाँ हमारी जो भी गांव तक के एरिया में जाती हैं और कहीं पर कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं, कहीं पर एक्सीडेंट होता है और वहाँ से जो है विक्टिम को लाया जाता है, तो ऐसे लोगों को, ऐसे एरिया को भी ब्लैक स्पॉट के रूप में चिन्हित किया जाता है। और इसके 2 तरीके होते हैं, एक तो टेम्परेरी मेजर से इसको रेक्टिफाई किया जाता है और दूसरा फिर जो है वो परमानेंट जो है इसको ट्रीट किया जाता है। इसके लिए NIT हमीरपुर में भी एक बड़ा डिटेल प्रोजेक्ट है, उन्होंने पूरे स्टेट में सर्वे किया है इसका कि किस तरीके से जो हमारे ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफाई किए हैं उसकी रेक्टिफिकेशन कैसे की जाए, उसमें जो कंस्ट्रक्शन है उसके डिज़ाइन को हम किस तरीके से चेंज करें या उसमें क्या सुधार की ज़रूरत है, उसकी वाइडनिंग की ज़रूरत है, इस विषय पे जो है वो काम किया जा रहा है। इसमें आइडेंटिफाई करके रिकमेंडेशन जाती है डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी से, जो हमारी स्टेट लेवल रोड कमेटी है उसको हमारी रिकमेंडेशन जाती है, क्योंकि जो हमारी रोड सेफ्टी की कमेटी है डिस्ट्रिक्ट लेवल, उसमें जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हैं,
PWD वो इसके कोर मेंबर हैं और वो आइडेंटिफाई करते हैं और उसकी रिकमेंडेशन के साथ डिमांड भी देते हैं। तो अकॉर्डिंगली वो डिमांड जो है वो साथ साथ जो है स्टेट जो हमारी कमेटी उसको फॉरवर्ड करते हैं। जिला ऊना के प्रसिद्ध बाबा बालकनाथ मंदिर डंगोली में इन दिनों श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कथा का सीधा प्रसारण भी किया जा रहा है, जिससे दूर दराज के भक्त भी घर बैठे कथा श्रवण का लाभ उठा सकते हैं। कथावाचक आचार्य तरुण डोगरा श्रीमद् भागवत कथा की सुंदर व्याख्या कर रहे हैं। कथा के दौरान भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं, भक्ति मार्ग और धर्म के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला जा रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर परिसर में पहुंचकर कथा का श्रवण कर रहे हैं। आयोजकों ने बताया कि कथा आयोजन का उद्देश्य समाज में धार्मिक जागरूकता बढ़ाना और भक्तों को आध्यात्मिक संदेश प्रदान करना है। मंदिर में प्रतिदिन भजन कीर्तन और आरती का भी आयोजन किया जाता है। श्रद्धालुओं ने कथा वाचन की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के धार्मिक आयोजन लोगों को संस्कार और शांति का संदेश देते हैं। खूब माथा मारा उसने, कभी कुछ कहे लेकिन जब कोई उत्तर नहीं मिला उसको, तो अंत में कबीरदास जी को प्रणाम करके वो वहां से वापस लौट गया। पूरी काशी में कबीरदास जी की जय जयकार होने लग गई। रास्ते में चलते चलते विद्वान आदमी सोची समझते कैसा, पढ़ करके समझेंगे, समझ करके पढ़े, महाराज समझ ही नहीं आया। एक पेड़ के नीचे बैठ गए। अब जैसे पेड़ के नीचे ध्यान मुद्रा में आकर के बैठा तो उसको कुछ आवाजें आने लगी। इधर उधर देखा, कोई देखा, लेकिन जैसे उसने पेड़ के ऊपर देखा तो पेड़ की प्रत्येक शाखा के ऊपर एक एक प्रेत बैठा है। प्रेत आपस में चर्चा कर रहे हैं। अब ये ज्ञानी जी महाराज अपने प्रेतों को देख रहे क्या चर्चा कर रहे हैं। इतनी देर में एक नया नवेला प्रेत उस पेड़ की एक टहनी के ऊपर आकर के बैठ गया। एक टहनी खाली खड़ी थी, तो एक नया प्रेत आया, उस टहनी के ऊपर आकर के बैठ गया। तो पुराने वाले जो प्रेत थे उन प्रेतों ने नए वाले से कहा भी यहाँ मत बैठ, खाली पड़ी थी बैठ गया करके। नहीं भैया, तू इस शाखा के ऊपर, इस टहनी के ऊपर तू नहीं बैठ सकता। क्यों नहीं बैठ सकता? ये वाली टहनी तो रिजर्व हो गई। प्रेतों ने नए वाले से कहा भी ये वाली टहनी रिजर्व है। तो नए वाले प्रेत ने कहा ये कैसी प्रेतों में भी रिजर्वेशन होती है? हाँ भैया होती है। तो तू ऐसा कर, किसी और के साथ बैठ जा, इस टहनी पर मत बैठ, ये वाली पहले से बुक है। किसके लिए? तो सारे प्रेतों ने कहा भैया वो जो पेड़ के नीचे बैठा है ना विद्वान ब्राह्मण, बस इसके लिए रिजर्व हो। अब उस ज्ञानी ने जैसे सुना तो ज्ञानी ने मान मेरे बारे में चर्चा होगी। उस ज्ञानी ने प्रेतों से कहा भैया क्या चर्चा कर रहे हो? मैं प्रेत बनूंगा? अरे इतना बड़ा ज्ञानी आदमी मैं प्रेत? अरे सारे शास्त्रों को, वेदों को, ज्ञान प्रमाणों को मैं जानता हूं और मैं प्रेत बनूंगा? तो प्रेतों ने कहा भैया तू सारे वेद, सारे शास्त्र तू जानता है, बस यही तेरा अभिमान तुझे एक दिन प्रेत योनि में लेकर के आएगा, इसी वजह से तू यहाँ बैठेगा। अगर जीव अभिमानी हो जाए तो अभिमान का केवल और केवल मात्र एक ही मार्ग है कि वो प्रेत योनि में जाएगा। तो भैया कुछ चिंता मत कर, तो जब प्रेत बनेगा तो तेरी ये जगह हम लोगों ने सुरक्षित रखी है, यहाँ किसी को नहीं करनी। अब उस विद्वान ने जैसे ही सुना वैसे ही उन प्रेतों से प्रार्थना करे, मार्ग बताओ, मैं मुक्ति का मार्ग क्या है, मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ जाकर के मेरी ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित होगी? और प्रेतों ने कहा जाओ, जाकर के उन्हीं कबीरदास जी की शरण को ग्रहण करो, वही कबीरदास जी तुम्हें श्रेष्ठ मार्ग बतलाएंगे। तो वापिस आकर के जब कबीरदास जी से प्रार्थना करी तो फिर कबीरदास जी की भक्ति से उसका हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने यूनियन बजट 2025-26 पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य को इस बजट से महत्वपूर्ण अपेक्षाएं हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय में लगातार बढ़ोतरी एक सकारात्मक संकेत है। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य के लिए रेलवे परियोजनाएं अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने उम्मीद जताई कि राज्य को बजट में पर्याप्त आवंटन मिलेगा, जिससे चल रही रेलवे परियोजनाओं में तेजी आएगी। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य के लिए रेलवे परियोजनाएं अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने उम्मीद जताई कि राज्य को बजट में पर्याप्त आवंटन मिलेगा,
जिससे चल रही रेलवे परियोजनाओं में तेजी आएगी और नई रेलवे लाइनों के सर्वे तथा फाइनल लोकेशन से जुड़े कार्य भी आगे बढ़ सकेंगे। उन्होंने कहा कि बेहतर रेलवे नेटवर्क से प्रदेश की ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी मजबूत होगी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। उद्योग मंत्री ने हवाई कनेक्टिविटी पर भी जोर देते हुए कहा कि शिमला और धर्मशाला एयरपोर्ट के विस्तार की लंबे समय से आवश्यकता है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यूनियन बजट में इन एयरपोर्ट्स के एक्सपेंशन के लिए भी जरूरी प्रावधान किए जाएंगे। हर्षवर्धन चौहान ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि हिमाचल की लगभग 5,000 करोड़ रुपए की इकोनॉमी पर कुछ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते का प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने बताया कि हाल ही में हुए कुछ समझौते के तहत उत्पादों पर ड्यूटी 50% से घटाकर 20% कर दी गई है। इसी प्रकार न्यूजीलैंड के साथ हुए समझौते में भी ड्यूटी में कटौती की गई है, जिससे स्थानीय उद्योगों और किसानों पर दबाव बढ़ने की आशंका है। जो है हमारे यूनियन बजट जो है फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती सीतारमण जी पेश करेंगे और हमें उम्मीद है कि हिमाचल प्रदेश के हितों की रक्षा की जाएगी। जैसे हमें उम्मीद है कि हमारी जो RDG रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है वो हमारी बहुत कम हुई है, जो कि 2021 में 10,000 करोड़ के करीब थी, 2025-26 में वो 3,200 है। तो हमें उम्मीद है कि RDG रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है, जो कि फाइनेंस 16 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के माध्यम से वो हमें अच्छी मिलेगी, ताकि हिमाचल प्रदेश के हितों की रक्षा होगी और हिमाचल प्रदेश में जो विकास की गति और बढ़ेगी। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो रेलवेज में एक्सपेंशन जो है वो बहुत कम हुई है और हमारी जो रेलवे लाइन है उनमें हमको जो है एक सफिशिएंट बजट मिलेगा, ताकि रेलवे के प्रोजेक्ट्स में भी तेजी आएगी और नए हमारे जो रेलवे के प्रोजेक्ट्स हैं उनका सर्वे है या उनकी बजट की एलोकेशन हो, वो उम्मीद रखते हैं। क्योंकि हमारे पास सिर्फ रोड ट्रांसपोर्टेशन है और हमारे पास एयर नहीं है, रेलवे नहीं है, और हम एयरपोर्ट्स के एक्सपेंशन, हमारा जो शिमला के एयरपोर्ट है और हमारा धर्मशाला के एयरपोर्ट है उसके एक्सपेंशन की उम्मीद रखते हैं कि उन एयरपोर्ट्स के लिए भी जो है एक मुश्त जो है बजट का प्रावधान जो है वो बजट में किया जाएगा। इसके अलावा हमारे जो एप्पल इकॉनमी है, जो हिमाचल प्रदेश में 5,000 करोड़ रुपए की इकॉनमी जो है वो सेब की है। सेब के ऊपर भी खतरा मंडरा है। जो अभी EC यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी के साथ एग्रीमेंट हुआ है उसमें भी इंपोर्ट ड्यूटी सेब पे जो है और चीज़ें हैं, चेरी है, कीवी है, इन पे भी इंपोर्ट ड्यूटी है 50% से 20% हुई है। और न्यूजीलैंड के साथ भी जो है वो इंपोर्ट ड्यूटी 50 से 20% है। तो हमारे इकोनॉमी को भी इस चीज़ों से जो है वो खतरा पैदा हुआ है और हम उम्मीद करेंगे जो ये इंपोर्ट ड्यूटी है इसको वापस 50%, हमें मांग तो हमारी ये थी कि 75% किया जाए, ताकि हमारा सेब जो है, सेब की जो इकोनॉमी है और सेब का जो कारोबार है वो जिंदा रह सके। तो ये चंद बातें हैं और हमें उम्मीद है हिमाचल प्रदेश के हितों के लिए रक्षा की जाएगी। एक और बात हमारे कि हमारी जो फॉरेस्ट कवर है तो वो हमारा 28% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सर्वे में दर्शाया गया, जबकि 29.5% है। और हमें जो ग्रीन बोनस है उस जो हमारी वृद्धि हुई है, ग्रीन बोनस जो है हमको, जो हम फॉरेस्ट कवर है, हमारे पेड़ हैं जो कि नॉर्थ इंडिया के लंग्स हैं और अच्छी शुद्ध हवाएं हम देते हैं, उस एवज में भी जो हिमाचल प्रदेश को फॉरेस्ट बोनस के रूप में जो अच्छी जो है एक रकम का प्रावधान बजट में किया जाए। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया SFI ने उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव पर हाल ही में आई UGC की रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए विश्वविद्यालयों में सामाजिक न्याय की मांग की है। SFI का यह भी कहना है कि इस नियम का नाम रोहित वेमुला के नाम पर रखा जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी ऐतिहासिक घटना के बाद इस तरह के नियम बनाने की जरूरत महसूस हुई। उन्होंने बताया कि कई सालों तक छात्रों और सामाजिक रूप से वंचित समुदाय के संघर्ष का यह नतीजा है। यह नियम उन याचिकाओं के बाद तैयार किया गया जिसमें विश्वविद्यालयों में जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए ठोस व्यवस्था की मांग की गई थी। ये याचिकाएं शोध छात्र रोहित वेमुला की संस्थागत हत्या के बाद दाखिल की गई थी। SFI शुरू से ही रोहित एक्ट को लागू करने की मांग करता रहा है, ताकि विश्वविद्यालय ऐसे स्थान बन सके जहां जाति, धर्म, लिंग, नस्ल, जन्म स्थान या दिव्यांगता के आधार पर किसी तरह का भेदभाव न हो। हालांकि यह भी सच है कि यह नियम रोहित वेमुला की मौत के पूरे 10 साल बाद आया है। इस दौरान UGC के आंकड़ों के अनुसार जातिगत भेदभाव की शिकायतों में 118% की बढ़ोतरी हुई है।
नमस्कार, मैं अनिल ठाकुर, एसएफआई हिमाचल प्रदेश राज्याध्यक्ष। एसएफआई राज्य कमेटी यूजीसी के द्वारा जो नए नियम एससी, एसटी और ओबीसी को लेकर जो लाए गए हैं उनका जो है समर्थन करती है। और इसके साथ साथ जिस तरह की चर्चा पूरे देश के अंदर यूजीसी के नियमों को लाने के बावजूद जो है बड़े स्तर पर हो रही है, उस बात को लेकर भी स्पष्टीकरण जो देना चाहती है। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया का साफ तौर पर यह मानना है कि जिस तरह से भाजपा की सरकार के द्वारा ये जो नए नियम जो है एससी, एसटी और ओबीसी के छात्रों के लिए जो है लाए गए हैं, जिस तरह से उनके साथ शिक्षण संस्थानों के अंदर जो है जिस तरह का भेदभाव होता है, जिस तरह का डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसके साथ साथ उनको जो समता की बात जो है उन कानूनों के अंदर की गई है, ये कोई नई बात नहीं है। क्योंकि इस तरह का कानून, इस तरह के जो है गाइडलाइंस पहले भी जो है यूजीसी के द्वारा जो है 2012 के अंदर लाई गई थी। लेकिन बड़े दुख के साथ इस बात को कहना पड़ रहा है कि जिस तरह की इक्वल अपॉर्चुनिटी माइनॉरिटीज़ के छात्रों को, शेड्यूल कास्ट के छात्रों को विश्वविद्यालयों के अंदर और दूसरे शिक्षण संस्थानों के अंदर जो है दिया जाना चाहिए था, वो ना मिलने के कारण जो है इस पे सुप्रीम कोर्ट ने जो संज्ञान लिया है। हम देखते हैं कि जिस तरह से माइनॉरिटीज़ के साथ शिक्षण संस्थानों के अंदर भेदभाव के जो आंकड़े बढ़े हैं, लगभग 118% जो है भेदभाव के आंकड़े जो है पिछले दिनों में जो है ओबीसी, एससी, एसटी के स्टूडेंट के साथ जो है शिक्षण संस्थानों के अंदर बढ़े हैं, जिसके चलते जो है यूजीसी को ये नए नियम जो है लाने पड़े। जिसका कारण है कि जिस तरह के भेदभाव के साथ जो छात्र अपनी शिक्षा पूरा करता था, उस भेदभाव को जो है इक्विटी जो मिले, जिसके कारण जो है वो अपनी शिक्षा को जो है पूरी कर सके। इसीलिए हम समझते हैं एक साइंटिफिक और प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते कि जिस तरह की हम उम्मीद इन नए नियमों के तहत जो करते हैं, उसको जो है भारत की सरकार और जो यूजीसी जो है उसको अपने शिक्षण संस्थानों के अंदर जो है इम्प्लीमेंटेशन में लाएंगे, जिसका जो है छात्रों को फ़ायदा मिलेगा। दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि इन नियमों के पहले जो 2012 के जो नियम जो यूजीसी ने लाए थे, उन नियमों के अंतर्गत उनको जो है शिक्षण संस्थानों के अंदर जो है सही रूप से जो है लागू नहीं कर पाई सरकारें, जिसके कारण जो है रोहित वेमुला जैसे लोगों को जो आत्महत्या करनी पड़ी। जिसके कारण जो है हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर कांगड़ा के अंदर पल्लवी को जो अपना मानसिक रूप से जो उसको किस तरह से प्रताड़ित किया गया, उसको जो है अपने जीवन की कुर्बानियां जो है देनी पड़ी। अगर इस तरह के शिक्षण संस्थानों के अंदर इस तरह की घटनाएं अगर उन पर अंकुश नहीं लगाया गया, तो हम मानते हैं कि इस तरह के कानून का भी कोई मकसद नहीं रह जाता। इसीलिए हम यही मांग हिमाचल प्रदेश ही नहीं लेकिन देश की सरकार से हम इस बात की मांग करते हैं कि इन नियमों को शिक्षण संस्थानों के अंदर जो है गंभीरता के साथ जो है लागू करें, और वो जो है इनको जो है सही रूप में जो है जो माइनॉरिटीज़ के स्टूडेंट हैं, एससी, एसटी के कम्युनिटी के स्टूडेंट हैं, ओबीसी के स्टूडेंट्स हैं, उनको जो है इसका फ़ायदा आने वाले समय के अंदर उनके शिक्षण संस्थानों के अंदर मिल सके।